सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर गुड। और या फिर से आपका स्वागत है हमारे अपने चैनल एनबी कॉमर्स में। दोस्तों, लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को यूसेट कॉमर्स के पेपर के 50 क्वेश्चंस आपको करवा के दिए थे, और आज के जो रिमेनिंग 50 क्वेश्चंस हैं उसको हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। पेपर वन बेसिकली हम लोगों ने पहले ही कंप्लीट कर लिया हुआ है, उसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगा। जिसने अभी तक अपने पेपर के क्वेश्चंस को टैली नहीं किया हुआ है तो उसको भी आप टैली कर सकते हैं। तो यूसेट का एग्जाम एक इंपॉर्टेंट एग्जाम आपका था और काफी लंबे टाइम पीरियड के बाद आपका एक हुआ था। तो इसके सभी क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे फाइनलाइज करेंगे। और लास्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताना भूल गया था बेसिकली। और इसके एग्जाम के लेवल की अगर हम लोग बात करें, पेपर वन का तो मैंने पहले ही आपको बता दिया था वीडियो के अंदर, लेकिन पेपर टू का अगर हम लोग इसके अंदर बात करें किस तरह का पेपर था, तो पेपर वन प्लस पेपर टू मेरे अकॉर्डिंग ये इजी टू मॉडरेट थे दोनों के दोनों पेपर। और पेपर वन के अंदर भी चीज़ें काफ़ी ठीक ठाक थी, मतलब इजी भी थी और टफ तो बहुत कम था। और पेपर टू के अंदर भी मुझे ठीक ठाक चीज़ें लगी हैं। मॉडरेट क्वेश्चंस हैं, इजी क्वेश्चंस भी हैं, मॉडरेट भी हैं। और इसके अंदर टफ क्वेश्चंस की बात करें तो हर एग्जाम के अंदर 2 से 4 क्वेश्चन या 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आउट ऑफ सिलेबस भी हो सकते हैं या फिर आउट ऑफ एम्बिट हो सकते हैं। तो उस तरह के क्वेश्चंस को अगर हम कंसीडर ना करें तो एग्जाम आपका ठीक ठाक था और मॉडरेट लेवल का एग्जाम, इजी टू मॉडरेट मैं इसको कंसीडर करना चाहूंगा। तो चलिए रिमेनिंग क्वेश्चंस को हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे की बात करेंगे। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो यहाँ पे 8th क्वेश्चन है। Jaya has a house in the Pune which is categorized as a let out property for income tax purpose. Municipal value, fair rent and standard rent and actual rent received for said house for the previous year were 55,000, 60,000, 75,000 and 72,000 respectively. The gross annual value of the house will be. अब ये सिंपल सा क्वेश्चन था, इसके अंदर आपको फंडा क्लियर होना चाहिए, मतलब आपको पता होना चाहिए कैसे हम लोग एक हाउस की ग्रॉस एनुअल वैल्यू यानी कि जीएवी को कैलकुलेट करते हैं। तो इसके लिए सिंपली हम लोग क्या करते हैं, आपको इसके अंदर दिख रहा है कि आपको अलग अलग रेंट दिए हुए हैं। तो हम क्वालिफाइंग लिमिट इसके अंदर देखते हैं। रेंट में आपको दिख रहा है, सबसे पहले आपको दिया गया है इसके अंदर म्युनिसिपल वैल्यूशन। म्युनिसिपल वैल्यूशन है 55,000 की, राइट। उसके बाद आपको यहाँ पे फेयर रेंट दिख रहा है, फेयर रेंट आपको यहाँ पे दिया गया है 60,000 का। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें यहाँ पे स्टैंडर्ड रेंट आपको दिख रहा है, वो आपको दिया गया है 75,000 का। और लास्ट में आपको एक्चुअल रेंट यहाँ पे दिख रहा है जो कि आपका दिया गया है 72,000। अब देखिए इसमें प्रोसीजर क्या होता है। सबसे पहले हम लोग कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन किस किस का? म्युनिसिपल वैल्यूएशन ऑफ फेयर रेंट को कंपेयर करेंगे और इसके अंदर हम लोग जो विच एवर इज हाइयर की बात हम लोग यहाँ पे करते हैं। दोनों में जो हाइयर वैल्यू होगी वो हम ले लेंगे। तो 60,000 आपको यहाँ पे हाइयर वैल्यू दिख रही है, इसको हम लोग ले लेंगे, राइट। उसके बाद जो सेकंड कंपैरिजन है हम लोग किसके बीच में करते हैं, जो वैल्यू इसमें से क्वालिफाई हुई है, मतलब जो 60,000 है और जो आपकी वैल्यू है स्टैंडर्ड रेंट की वैल्यू, राइट। इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करते हैं। इसमें से विच एवर इज लोअर हम लोग लेते हैं। इन दोनों में से जो भी लोअर वैल्यू होगी उसको हम लोग ले लेंगे। आपको पता है 60,000 और 75,000 में से लोअर वैल्यू कौन सी है, आपकी 60,000 की आती है। उसके बाद फाइनल स्टेप हमारे पास, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, जो वैल्यू हमने यहाँ पे चूज करी है उसको फाइनली हम लोग एक्चुअल रेंट के साथ कंपैरिजन करते हैं। मतलब हम लोग 60,000 और 72,000 को कंपेयर करेंगे और इसमें से जो भी हमारे यहाँ पे हायर वैल्यू होगी उस वैल्यू को हम लोग GAV कंसिडर करेंगे। तो 60,000 और 72,000 में से आपको पता है 72,000 आपकी हायर वैल्यू है, यही हमारा यहाँ पे क्या बनेगा, GAV की अकाउंट अमाउंट बनेगी। और क्वेश्चन के अंदर आपको ऑप्शन नंबर 3 के अंदर 75,000 दिख रहा है, सॉरी 72,000 दिख रहा है ऑप्शन नंबर 4 के अंदर। तो आपका 72,000 इसका आंसर बनेगा, क्योंकि 60,000 आपकी यहाँ पे वैल्यू थी और 72,000 आपकी एक्चुअल रेंट थी। दोनों में से हाईयर 72,000 यहाँ पे बनता है, ठीक है बात। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पे बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अगले क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे दिया गया है, फॉर द पर्सन कैरिंग ऑन प्रोफेशन टैक्स ऑडिट इज कंपलसरी इफ द ग्रॉस रिसिट ऑफ द प्रीवियस ईयर एक्सीड रुपीज। अब यहाँ पे देखिए टैक्स ऑडिट की बात की गई है और टैक्स ऑडिट के केस में क्या होता है, दो तरह की चीजें होती है। या तो आपका क्या हो सकता है, कोई बिजनेस हो सकता है, या तो फिर आपका कोई क्या हो सकता है, प्रोफेशन हो सकता है। तो दोनों चीजें यहाँ पे आपकी हो सकती हैं। अब देखिए दोनों चीजों में यहाँ पे क्या है, अलग अलग लिमिट है। अगर हम लोग बिजनेस की बात करते हैं तो बिजनेस में आपका टर्नओवर
अगर 1 करोड़ को एक्सीड कर जाता है तो वहां पे आपको टैक्स ऑडिट करवाना पड़ता है। बट इन द केस ऑफ प्रोफेशन ये जो लिमिट है वो है 50 लाख की। आपको किसके अंदर पूछा है, देखिए प्रोफेशन में पूछा है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 में 50 लाख दिख रहा, तो यही आपका सही आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे हमारे पास में है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। कौन सी स्टेटमेंट इसके अंदर फॉल्स है, ये आपसे पूछा गया है। फर्स्ट है देखिए, यूनिट्स ऑफ यूटीआई हेल्ड फॉर ए पीरियड ऑफ मोर देन 12 मंथ्स इज लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अगर हम लोग बात करते हैं यूटीआई की, तो उसके अंदर 12 महीने से ज्यादा की अगर यूनिट आपने हेल्ड करी हुई है तो उसको हम लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट कहते हैं, और 12 महीने से कम में हम उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट कहते हैं। दूसरा है, अनलिस्टेड सीएस हेल्ड फॉर ए पीरियड ऑफ मोर देन 12 मंथ्स इज ए लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। इसको हम लोग अभी देखते हैं। थर्ड है यहाँ पे, अनलिस्टेड सिक्योरिटीज अदर देन सीएस हेल्ड फॉर लेस देन 36 मंथ्स आर शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। तो ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे अनलिस्टेड सिक्योरिटीज की बात करें जो सीएस के अदर, राइट, सीएस की बात नहीं हो रही यहाँ पे, तो वो 36 मंथ्स की टाइम लिमिट यहाँ पे होती है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कंसीडर करने के लिए। ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है, मार्केट लिंक डिवेंचर विल ऑलवेज बी कैटेगराइज्ड एज द शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट इरेस्पेक्टिव ऑफ होल्डिंग पीरियड। ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी भी आपका सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी में आपका कुछ गड़बड़ है। ऑप्शन नंबर बी में क्या गड़बड़ है, अनलिस्टेड शेयर्स की जब बात की जाती है तो ये 12 महीना नहीं बल्कि 24 महीने की लिमिट है, 24 मंथ्स। अगर 24 मंथ से कम है तो वो आपकी शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट बन जाती है, वेयर 24 महीने से ज्यादा है तो उसको हम लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट कहते हैं। तो यहाँ पे 12 महीने में कंसीडर किया गया है, इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर बी इज फॉल्स। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारे पास है, राइट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ पर्सन एज डिफाइंड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। अब आपसे बोला गया है इसमें से कौन सी ऐसी कैटेगरी है, कौन सा ऐसा बेसिकली स्पेसिफाइड ऑप्शन है जो आपकी पर्सन को आइडेंटिफाई नहीं करता है अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स 1961। सिंपल सी भाषा में समझें तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अनुसार किसको यहाँ पे पर्सन नहीं माना गया है, पर्सन की डेफिनेशन में कौन नहीं है। अगर हम लोग पर्सन की बात करें, कंपनी बिल्कुल एक पर्सन में आती है, आर्टिफिशियल पर्सन इसको कंसिडर किया गया है। ठीक, दूसरा अगर हम लोग बात करें फर्म की, फर्म भी आपकी पर्सन में आती है, पर्सन के डेफिनेशन में आती है। और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन तो ऑलरेडी पर्सन है इसमें और ये आता भी है, लेकिन कॉरपोरेशन को हम लोग पर्सन के डेफिनेशन में नहीं डालते हैं। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर बन जाएगा, क्योंकि उसने बोला है नॉट स्पेसिफाइड। क्लियर, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं। व्हेन इज द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ ए कंपनी कंस्ट्रक्ट एज नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट एज पर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। अब यहाँ पे आपसे बोला गया है, एक स्टेटमेंट दी गई है, आपसे बोला गया है कि कंपनी का रेजिडेंशियल स्टेटस जो है कंस्ट्रक्ट किया गया है नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट एट पर द इनकम टैक्स 1961। तो इसमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपको चूज करना है। कब होगा ऐसा, व्हेन इट इज नॉट एन इंडियन कंपनी, व्हेन प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, जिसको पोएम भी हम लोग कहते हैं, इज नॉट इन इंडिया ड्यूरिंग रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, व्हेन इट इज ऑपरेटिव फॉर लेस देन 182 डेज इन इंडिया ड्यूरिंग रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, या फिर ऑप्शन नंबर 4 दे दिया गया है, कंपनीज कैन नॉट हैव नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट स्टेटस अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961। अगर आप लोगों ने इसको थोड़ा सा डीप में पढ़ा होगा तो आपको पता है कि कंपनी के केस में कंपनी का या तो क्या रहती है, रेजिडेंट रहती है, या तो नॉट रेजिडेंट रहती है, या नॉन रेजिडेंट रहती है। कंपनी का अदर स्पेसिफाइड जो हमारा रेजिडेंशियल स्टेटस है उसको हम नहीं देखते हैं, या तो वो रेजिडेंट होगी या नॉन रेजिडेंट होगी। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है, देखिए लिखा हुआ है, कंपनीज कैन नॉट हैव नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट स्टेटस अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। यही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर बनेगा। अगर हम लोग बात करते हैं अपने इंडिविजुअल या फिर हम लोग बात करते हैं एचयूएफ की, तो उस केस में ये फर्दर जो दो कंडीशन होती हैं उसको हम लोग देखते हैं कि वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या फिर नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। बट कंपनी के केस में ये दो शर्तें नहीं देखी जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, और उससे पहले अगर वीडियो पसंद आ रही लाइक करना ना भूलें। आप लोग लाइक करने में बड़ी कंजूसी करते हैं, तो प्लीज आपके लिए इतना एफर्ट कर रहे हैं तो एक लाइक आपका बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिडक्शन टुवर्ड्स एंटरटेनमेंट अलाउंसेस एज पर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 इज अलाउड टू। अब यहाँ पे देखिए एंटरटेनमेंट अलाउंसेस आपने पढ़े होंगे। बेसिकली एंटरटेनमेंट अलाउंस जो दिया जाता है वो किसको दिया जाता है,
जब भी हम इनकम टैक्स कैलकुलेट करते हैं तो उसमें से आपका कहीं ना कहीं डिडक्शंस मिलती है। एक तो आपका क्या मिलता है, स्टैंडर्ड डिडक्शंस मिलती है, ये आपने पढ़ा होगा इसके अंदर। एक तो आपका क्या मिलता है इसके अंदर से, फिर से आपका इंटरटेनमेंट अलाउंस की भी मिलती है। ठीक है बात। तो इंटरटेनमेंट अलाउंस किसको मिलता है, तो वो मिलता है ऑल दी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, जो आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं ना, उनको यहाँ पे मिलता है। इसकी लिमिट भी होती है। पहली लिमिट देखिए क्या क्या होती है, 20% ऑफ द सैलरी आप इसके अंदर एक लेते हैं, फर्स्ट जो आपका क्राइटेरिया। दूसरा आप इसके अंदर क्या लेते हैं, 5000 की अमाउंट लेते हैं। तीसरा लेते हैं जो एक्चुअल अमाउंट ऑफ आपका एंटरटेनमेंट अलाउंस है, उसको आप लेते हैं। इन तीनों में से जो आपका कम होता है, जो लोवेस्ट वैल्यू होती है, उसको वो एग्जाम्प्ट यहाँ पे हो जाती है। ठीक है बात। तो इस तरीके से ये कैलकुलेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, द व्हेन वाज द CSR एक्ट इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया, मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR का फुल फॉर्म होता है। तो ये कब इंप्लीमेंट हुआ, तो ये बिल्कुल आपका 2014 के अंदर इंप्लीमेंट हुआ, 2014 इसका सही आंसर बनेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द कंज्यूमर राइट्स एज पर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। अब ये जो है आपका कोपरा का है, कोपरा का क्वेश्चन है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इसे कहा जाता है और शॉर्ट में कोपरा बोला जाता है इसे। तो उसके अंदर देखिए आपके पास में अलग अलग राइट है, 3 तरह के मेन राइट इसके अंदर है। राइट टू बी प्रोटेक्टेड, ये आपने पढ़ा होगा, बिल्कुल ये आता है इसके अंदर। दूसरा राइट टू बी हर्ड, ये भी इसके राइट के अंदर आता है। और तीसरा अगर हम राइट टू सीक रिड्रेसल की बात करें, ये भी इसके अंदर आता है, बट ये सी वाला ऑप्शन इसके अंदर नहीं आता है। तो ये आपका गलत स्टेटमेंट हो जाएगी, मतलब ये आपका कोई राइट इसके अंदर नहीं होता है अकॉर्डिंग टू दी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसके अंदर सही आंसर बन जाएगा। अब यहाँ पे ब्रिक्स की बात की गई है। ब्रिक्स बेसिकली एक आपका ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर अलग अलग देश हैं आपके। तो ब्रिक्स में कौन कौन से, बेसिकली ब्रिक्स किसको डिनोट करता है ये बोला गया है। इसका फुल फॉर्म ही बेसिकली पूछा गया है, BRICS का क्या फुल फॉर्म है वो पूछा गया है। तो ये कंट्री के नेम को रिप्रेजेंट करता है। तो इसके अंदर ब्राजील है, रसिया है, इंडिया है, चाइना है, साउथ अफ्रीका। तो यही ऑप्शन नंबर 1 में आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो यही सही आंसर आपका बन जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट 1 है, फ्री ट्रेड लीड्स टू स्पेशलाइजेशन एंड देयर बाय टू इंक्रीज आउटपुट। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि हम लोग जब फ्री ट्रेड की बात करते हैं तो उसके अंदर हम यहाँ पे कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाते हैं कंट्रीज के बीच में ट्रेडिंग के लिए, तो उसमें कहीं ना कहीं स्पेशलाइजेशन होता है। दूसरा है, इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस आर बोथ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म मेजर्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट एडजस्टमेंट। तो ये भी सही स्टेटमेंट है, दोनों सही स्टेटमेंट हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, आपसे बोला गया है, क्लोज्ड इकोनॉमी इज दैट इकोनॉमी इन विच, क्लोज्ड इकोनॉमी और ओपन इकोनॉमी आपको पता होगा ये होता है यहाँ पे। तो क्लोज्ड इकोनॉमी के अंदर क्या होता है, इसके अंदर ना ही आपको एक्सपोर्ट देखने को मिलता है, ना ही इसके अंदर इंपोर्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, नाइदर एक्सपोर्ट नॉर इंपोर्ट टेक्स प्लेस। तो इसी को हम लोग क्लोज्ड इकोनॉमी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर बनेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पे ये क्वेश्चन है, ग्रीन गोल्ड किससे रिलेटेड है। ग्रीन गोल्ड आपका रिलेटेड है चाय से। अब इसको ग्रीन गोल्ड क्यों बोला जाता है, क्योंकि देखिए इसके अंदर ना जो फॉरेन कंट्रीज हैं उसमें इसकी डिमांड बहुत है। किसकी, चाय की। चाय इंडिया में काफ़ी टाइम से पीते आ रहे हैं इंडिया के लोग, लेकिन इसकी जो फॉरेन डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है। चाइना के अंदर तो ऑल्दो इसको एक मेडिसिन के रूप में देखा जाता है, मतलब मेडिसिन के रूप में लिया जाता है इस चाय को। तो चाय जो है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिमांडेड प्रोडक्ट है, इसीलिए इसको ग्रीन गोल्ड यहाँ पे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए में आपका सही आंसर बनेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हेन एन इनकम इज रिसीव्ड बाय बिजनेस, नॉट ओनली इनकम इज रिकॉर्डेड बट ऑल्सो रिसीविंग ऑफ द मनी कैश इज रिकॉर्डेड, दिस इज डन एज पर द। अब आपसे बोला गया जब भी आपको कोई इनकम हो रही है, इनकम मतलब आपके पास कुछ ना कुछ आ रहा है, आय प्राप्त हो रही है आपको, तो उस आय का खाली डिस्क्रिप्शन नहीं डाला जाता, बल्कि कितना रुपया या मनी के टर्म्स में उसको लिखा जाता है। मतलब जैसे 500 रुपया आपको बोला गया कि किसी से आपको इनकम हुई, कितनी हुई, 500 रुपये हुई, 600 रुपये हुई, 1000 रुपये हुई, कितना हुआ, उसको भी लिखा जाता है, उसको भी रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये कौन से कंसेप्ट के अंदर लिखा जाता है ये बोला गया। ड्यूअल एस्पेक्ट तो नहीं होता है, क्योंकि ड्यूअल एस्पेक्ट में एक डेबिट होता है, एक क्रेडिट होता है। अगर आपके पास कुछ आ रहा है तो बेसिकली उसकी 2 एंट्रीज होती हैं, कहीं ना कहीं उसमें एंट्री की जाती है। ड्यूअल एंटिटी भी नहीं होता। ड्यूअल एंटिटी कंसेप्ट वो कंसेप्ट होता है कहीं ना कहीं जिसके अंदर हम लोग क्या बात करते हैं, आपके एक बिजनेस है और एक बिजनेसमैन है, ये 2 अलग अलग एंटिटी हैं, इसकी बात हम यहाँ पे करते हैं। तो ये ड्यूअल एंटिटी कॉन्सेप्ट होता है। और मनी मेजरमेंट कंसेप्ट की बात करें तो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट के अंदर ही हमारे क्या होता है, हम लोग कहते हैं कि वो चीज़ें ही हम अपने बिजनेस के अंदर रिकॉर्ड करेंगे जिसको हम मनी में मेजर कर पाएंगे। मनी में मेजर नहीं कर पाएंगे तो हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में उसको नोट नहीं करेंगे।
तो मेरे अकॉर्डिंग इसके अंदर आंसर बन सकता है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। बस इसके अंदर 100% मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन कुछ एम्बिग्यूटी इसके अंदर लग रही है क्वेश्चन के अंदर। तो कहीं ना कहीं इसके फर्स्ट या फिर डी में से एक आंसर बन सकता है, लेकिन ड्यूअल एस्पेक्ट भी इसका आंसर बनने के चांसेस हैं। क्यों चांसेस हैं? क्योंकि इसने बोला है रिकॉर्ड करने की बात यहाँ पे की गई है। रिकॉर्डिंग कब होती है? जब हम लोग क्या करते हैं, अपनी जर्नल एंट्रीज को हम लोग करते हैं। तो जर्नल एंट्री करने के लिए हमें क्या चाहिए? ड्यूअल एस्पेक्ट को फॉलो करना पड़ेगा। एक को हम डेबिट करेंगे, दूसरे को हम लोग क्रेडिट करेंगे। तो इस तरीके से ये आंसर भी बन सकता है या डी आंसर भी बन सकता है। तो इसको एक बार आप लोग देख लेना अपने एंड से, और इसका ऑफिशियल आंसर की से आप मैच कर लीजिएगा, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। At the time of dissolution of a partnership firm, various external liabilities are transferred from the balance sheet to realization account। आप सभी को पता है जब भी फर्म डिजोल्व होती है, डिजोल्यूशन उसका होता है, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, अपने जितने भी हमारी लाइबिलिटीज है, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज है, उनको हम ट्रांसफर करते हैं अपने बैलेंस शीट से रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर, राइट। रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफर तो करते हैं, लेकिन आपसे बोला गया है कौन सी कॉस्ट पे या कौन सी वैल्यू पे हम लोग ट्रांसफर करते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो यहाँ पे आता है बुक वैल्यू। लेकिन आपको आंसर में बुक वैल्यू कहीं भी नहीं दिख रहा, तो मार्केट वैल्यू तो आपका आएगा नहीं, पेड वैल्यू भी आपका नहीं आएगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू भी नहीं आएगा। तो बैलेंस शीट वैल्यू आपका सही आंसर बनेगा, क्योंकि बैलेंस शीट भी कहीं ना कहीं एक ऑर्गेनाइजेशन या फिर एक फर्म की या फिर कंपनी की बुक होती है। तो बैलेंस शीट वैल्यू आपका सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इन विच ईयर WTO केम इन टू बिगिन। WTO मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये कब आपका स्टार्ट हुआ, कब अस्तित्व में आया था? तो 1995 इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये WTO वो ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड वाइड जो ट्रेड है उसको रेगुलेट करने का काम करता है। इंटरनेशनल ट्रेड में जो अपेक्स बॉडी है वो हमारे WTO है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इंडिया इज नॉट एसोसिएटेड विथ। इनमें से इंडिया कौन सी जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ नहीं जुड़ा हुआ है? तो यहाँ पे देखिए सार्क में तो इंडिया है ही है। अगर हम लोग बात करें ब्रिक्स के अंदर भी इंडिया है, एशियन के अंदर भी इंडिया है, लेकिन नाप्टा के अंदर इंडिया नहीं है। तो नाप्टा से इंडिया का कोई एग्रीमेंट फिलहाल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही आंसर दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कार्टेल। देखिए कार्टेल जो फॉर्म होते हैं, सबसे पहले मैं बता दूं, ये होते हैं ओलिगोपोली। जो आपने पढ़ा होगा, अलग अलग मार्केट की कंडीशन पढ़ी होंगी, तो कार्टेल फॉर्म होते हैं ओलिगोपोली मार्केट के अंदर, जो कि आपके परफेक्ट कंपटीशन भी होते हैं, मोनोपोली कंपटीशन भी होगा, मोनोपोलिस्टिक भी होता है। तो इसी तरीके से ओलिगोपोली भी एक मार्केट कंडीशन होती है। तो इसके अंदर कार्टेल फॉर्म होते हैं। तो कार्टेल का एग्जाम्पल बोला है आपसे, तो कार्टेल का एग्जाम्पल है OPEC, ठीक है। OPEC का फुल फॉर्म जो है वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है, जितने भी आपके गल्फ कंट्रीज हैं उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है, जहां से भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है, पेट्रोलियम एक्सपोर्ट किया जाता है, उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसको हम ओपेक कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 में आपको यहाँ पे दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम यहाँ पे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर रहे हैं। मैच ऑफ द फॉलोइंग आइटम आपके यहाँ पे दिया गया है, लिस्ट 1 लिस्ट 2। फर्स्ट है मेजर्स टुवर्ड्स ग्लोबलाइजेशन, दूसरा है ऑफशोरिंग, तीसरा है फेरा। सबसे पहले अगर आप एक ही ऑप्शन में मैच कर लेंगे तो आप क्वेश्चन को क्रैक कर जाएंगे, क्योंकि मैंने इसके अंदर जो क्वेश्चंस का बेसिकली एक एनालिसिस किया है आपके क्वेश्चन पेपर का, तो इसके अंदर जो इस तरह के मैचिंग वाले क्वेश्चन है ना, उसका लेवल जो है बहुत ज़्यादा ईजी है। एक तो ये है कि इसके अंदर ऑप्शंस भी आपके कम है। दूसरी बात ये है कि अगर, क्योंकि नेट के एग्जाम में अगर आप देखेंगे 5 से 6 ऑप्शन भी इसके अंदर आते हैं, ठीक, अलग अलग मैच करने को। और दूसरी बात, इसके अंदर अगर एक भी ऑप्शन आपको आता है तो उसके अंदर आप क्वेश्चन को क्रैक कर जाएंगे, क्योंकि सिमिलैरिटी इसके अंदर बहुत कम है। जो ऑप्शंस हैं उसके अंदर सिमिलैरिटी नहीं है, क्योंकि नेट के एग्जाम में अगर आपको एक ऑप्शन आता है तो आपको नहीं क्रैक कर पाएंगे। दूसरा ऑप्शन भी आपको देखना पड़ेगा, हो सकता है तीसरा भी देखना पड़े, हो सकता है फोर्थ ऑप्शन तक भी आपको जाना पड़े। लेकिन इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको इसके अंदर एक भी ऑप्शन आता है तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आप कर सकते हैं। देखिए आपको फेरा का तो फेमा है, सबको पता है ना, तो सी का 2 है यहाँ पे। देखिए सी का 2 सिर्फ एक ही ऑप्शन में आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में, तो यही आपका सही आंसर बन जाएगा। बाकी को देखने की जरूरत भी नहीं है। अगर मैं देखूं फिर भी देख लेते हैं। फर्स्ट ए का देखें 3 देखते हैं। देखिए मेजरमेंट टुवर्ड्स ग्लोबलाइजेशन, ए का 3 है। देखिए लिबरलाइजर और इनफ्लो ऑफ द FDI, तो ये आपका ग्लोबलाइजेशन में होता है। दूसरा अगर मैं बी की 1 की बात करूं, ऑफशोरिंग किसे कहते हैं? ग्लोबलाइजेशन। ऑफशोरिंग मतलब हो गया आउट ऑफ द कंट्री जो हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, उसको ऑफशोरिंग यहाँ पे कहते हैं। ये बेसिकली बैंकिंग टर्म से रिलेटेड चीज है।
अगर हम लोग सी की बात करें, सी मैच कर लिया हमने। अगर डी की बात करें तो आर्थर डंकेल जो आपके रिलेटेड हैं वो 4th से हैं, यानी कि ये आपके उरुग्वे राउंड में हुआ था, जिसमें डंकल प्रस्ताव पास हुआ था। हिंदी वालों को भी पता होगा, डंकल प्रस्ताव इसके अंदर पास किया गया था जब भी उरुग्वे राउंड हुआ था। इससे आपके क्या था, IMF एंड जो वर्ल्ड बैंक की हम लोग बात कर रहे हैं ना, ये दोनों इसी प्रस्ताव के थ्रू यहाँ पे लाए गए थे, डंकल प्रस्ताव के थ्रू। ठीक है बात, तो इस तरीके से आप मैचिंग इसके अंदर कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज वर्किंग कैपिटल रेशियो। वर्किंग कैपिटल रेशियो, वर्किंग कैपिटल जिसको पता है उसको पता होगा करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी होता है। तो ये करंट रेशियो बेसिकली इसके अंदर आपका सही आंसर बन जाएगा, क्योंकि वर्किंग कैपिटल इससे रिलेटेड मानी जाती है। अब इसके अंदर देखिए, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल आपको पता होगा इसके अंदर होती है। अगर हम लोग ग्रॉस वर्किंग कैपिटल की बात करते हैं तो वो आपका होता है टोटल ऑफ करंट एसेट, लेकिन नेट वर्किंग कैपिटल की बात करते हैं तो ये करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी होता है। तो इसीलिए करंट रेशियो आपका इसके अंदर सही आंसर बनेगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 इश्यूड बाय द ICAI डील्स विथ, तो ये डील करता है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 33 डील्स करता है आपके अर्निंग पर शेयर, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, कौन सा मैच सही नहीं कर रहा है, ये पूछा गया आपसे। फर्स्ट है देखिए इंटरनल चेक, इंटरनल चेक किया जाता है स्टाफ ऑफ द कंसर्न, बिल्कुल सही है ये वाला। अगर मैं सेकंड की बात करूं, इंटरनल ऑडिट बाय द चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये गलत स्टेटमेंट है। कॉस्ट ऑडिट बाय द कॉस्ट अकाउंटेंट बिल्कुल ठीक है, और प्रोप्राइटरी अकाउंट ये भी ठीक है। तो गलत वाला पूछा है आपसे, तो इंटरनल ऑडिट जो है ना वो किया जाता है आपके कहीं ना कहीं जो आपके फर्म के या फिर आपकी कंपनी के जो स्टाफ मेंबर्स होते हैं उनमें से स्पेशली जो आपके अकाउंट्स के काम में होते हैं वो लोग यहाँ पे करते हैं इंटरनल ऑडिट। एक्सटर्नल ऑडिट की बात करें उसमें हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट को इंक्लूड करते हैं, जिसमें हम इंडिपेंडेंट ऑडिटर की मांग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका इसके अंदर सही आंसर बनता है। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग असाइन कॉस्ट टू प्रोडक्ट्स बाय ट्रेसिंग एक्सपेंसेस टू। अब यहाँ पे बोला गया है ABC कॉस्ट की बात की गई है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की बात की गई है। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में हम कॉस्ट को कॉस्ट से प्रोडक्ट में असाइन करते हैं और ट्रेस करते हैं एक्सपेंसेस को सबसे पहले किसमें, प्रोडक्ट में, सेल्स में, सेंटर या फिर एक्टिविटीज। तो इसका जो सही आंसर बनना चाहिए वो बनना चाहिए प्रोडक्ट्स। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर बनना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है आपके, वन शेयर आर इश्यूड टू प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी फॉर दियर सर्विसेज, द जर्नल एंट्री पास इन। अब यहाँ पे देखिए शेयर किए जा रहे हैं, इश्यू किसको, प्रमोटर को इश्यू किए जा रहे हैं, तो उसके लिए जर्नल एंट्री पूछी गई है। अब इसकी जनरल एंट्री बनती है गुडविल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब ये एंट्री क्यों बनती है, देखिए जब भी प्रमोटर को शेयर इश्यू किए जाते हैं तो वो किए जाते हैं उनके द्वारा किए गए काम के लिए, कहीं ना कहीं उन्होंने आपकी बिजनेस की गुडविल को क्या बढ़ाया है, बढ़ाया है। तो इसीलिए यहाँ पे गुडविल अकाउंट को डेबिट किया जाता है। शेयर कैपिटल आपके पास कम हो रही है तो उसको शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया जाता है। तो बी ऑप्शन आपका इसके अंदर सही आंसर बनता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, विच सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 कवर्स डेफिनेशन ऑफ होल्डिंग कंपनीज। तो ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है सेक्शन 2 सब सेक्शन 46। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज 40 रुपीज पर यूनिट। इस क्वेश्चन को मैं अभी स्किप कर रहा हूँ, बेसिकली इसको मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, तो अभी के लिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, मैं इसको बाद में आपको सॉल्व कर दूंगा अगर आपके पास इसका आंसर नहीं आता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, डिमांड फॉर ए कमोडिटी इज मेजर्ड इन। डिमांड किसमें मेजर की जाती है किसी भी कमोडिटी की, तो यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी या क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी या फिर कंजम्पशन ऑफ ए कमोडिटी या फिर स्केर्सिटी ऑफ ए कमोडिटी। तो जो डिमांड होती है किसी कमोडिटी की तो वो क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी में यहाँ पे मेजर की जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड इफ द टोटल रेवेन्यू रियलाइज्ड फ्रॉम सेल ऑफ 10 बुक्स इज ₹2000 एंड फ्रॉम द सेल ऑफ 11th बुक इज ₹2900, देन द मार्जिनल रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ 11th बुक विल बी। अब यहाँ पे देखिए मार्जिनल रेवेन्यू आपसे बोला गया, मार्जिनल रेवेन्यू कैसे निकलता है अगर हम लोग बात करते हैं तो देखिए चेंजेस इन रेवेन्यू सबसे पहले ऊपर आता है, नीचे आता है चेंजेस इन प्राइस, तो ये आपका यहाँ पे आता है।
अगर हम लोग रेवेन्यू की बात करें कितना चेंज आया, ये आपका 2900 रुपये है, 2000 पहले था, तो 900 रुपये का चेंज आया। अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं चेंज इन प्रोडक्ट, तो यहाँ पे बेसिकली प्रोडक्ट के अंदर कितना चेंज आया, आपने 10 बुक लेनी थी, अब 11 ले ली, मतलब एक प्रोडक्ट है, तो 11th बुक की बात की गई है, तो 900 रुपये इसका सही आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पे दिख रहा है आपको। अब बेसिकली ये आंसर ऐसे भी निकल जाता, अगर आपको ये पता भी ना हो तो हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग, मार्जिनल रेवेन्यू कैसे निकालते हैं, एक एडिशनल यूनिट, जितना भी एडिशनल यूनिट को परचेज करने के लिए रेवेन्यू या फिर एक्सपेंसेस की बात करें या फिर हम रेवेन्यू की बात करें, तो कहीं ना कहीं एक एक्स्ट्रा यूनिट बेच कर जितना भी आपको रेवेन्यू हुआ है उसको हम मार्जिनल रेवेन्यू कहते हैं। तो लास्ट की यूनिट से हम लोग, मतलब एक एक्स्ट्रा यूनिट जो आपने कंज्यूम करी है या एक एक्स्ट्रा यूनिट जो आपने सेल करी है, उसी को मार्जिनल हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, मैच करना है इसमें, और मैच करने वाला ये क्वेश्चन भी इजी है, जैसा मैंने लास्ट में आपको बताया भी था। देखिए इंडिफरेंस कर्व पूछा गया है, डिमांड कर्व पूछा है, परफेक्ट कंपटीशन या प्राइस लीडरशिप। अब अगर हम लोग इसके अंदर बात करते हैं तो सबसे पहले देखिए इंडिफरेंस कर्व ही की ही बात कर लेते हैं। इंडिफरेंस कर्व आपको पता है किस तरीके का होता है, अगर मैं थोड़ा सा डायग्राम यहाँ पे बनाऊं तो ये आपका किस तरीके का इंडिफरेंस कर्व दिखता है, ये आपका इंडिफरेंस कर्व होता है, ठीक है। इसको हम लोग IC1 बोलते हैं, ये IC2, इस तरीके से हाइयर लेवल पे कर्व जाते रहते हैं। जितना हाइयर कर्व होगा उतना हाइयर सेटिस्फेक्शन यहाँ पे होता है, तो इसको इंडिफरेंस कर्व कहते हैं। तो ये किस तरीके का है, तो ये होता है कन्वेक्स टू ओरिजिन। ये जो शेप होती है ना इसकी, ये इस तरह का शेप होता है, ये ओरिजिन पॉइंट है, तो कन्वेक्स टू ओरिजिन होता है ये, ठीक है बात। तो ये फर्स्ट का आपका मैच हो जाएगा 4 से। अगर फर्स्ट का मैच करते हैं 4 से, तो देखिए फर्स्ट का 4 यहाँ पे है और कहीं ऑप्शन नहीं है, तो यही सही आंसर हो जाएगा, अगर आपको एक भी ऑप्शन इसके अंदर पता है तो। लेकिन फिर भी हम बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं। बी का फर्स्ट है, डिमांड कर्व होता है, ये आपका स्लोप डाउनवर्ड टू द राइट, इस तरह का डिमांड कर्व आपका होता है। ये आपका सप्लाई कर्व होता है ऊपर वाला, ये आपका डिमांड कर्व होता है, ये आपका डाउनवर्ड होता है। परफेक्ट कंपटीशन की बात कर लेते हैं, तो आपका सी का 2 बनना चाहिए, और यहाँ पे होता है प्राइस इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू माइनस मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू डिमांड, तो ये यहाँ पे होता है। और उसके बाद लास्ट प्राइस लीडरशिप किसमें होती है, ओलिगोपोली के अंदर होती है। बिल्कुल सही आंसर ये आपका बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पे है इन ए टिपिकल डिमांड शेड्यूल क्वांटिटी डिमांडेड। अब यहाँ पे बोला गया है टिपिकल डिमांड शेड्यूल में जो क्वांटिटी डिमांडेड होती है उसका नेचर क्या होता है। वेरीज डायरेक्टली विद द प्राइस, वेरीज इनडायरेक्टली विथ प्रॉफिट, वेरीज इनवर्सली विथ प्राइस, या फिर एज इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्राइस। आपको पता है जब भी हम लोग डिमांड की बात करते हैं, डिमांड एंड प्राइस की बात करते हैं ना, तो ये इनवर्सली रिलेटेड होता है। तो यहाँ पे देखिए वेरीज इनवर्सली विथ प्राइस। अगर हम लोगों ने प्राइस को बढ़ा दिया, प्राइस अगर बढ़ा दिया तो डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर हमने प्राइस को कम कर दिया तो डिमांड आपकी बढ़ जाएगी। तो ये आपका इनवर्स रिलेशनशिप होता है। तो यही चीज आपसे यहाँ पे पूछी जा रही है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसके अंदर सही आंसर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज एसोसिएटेड विथ। तो ये आपका लॉ ऑफ DMU का क्वेश्चन है। अगर लॉ ऑफ DMU की बात करो तो दो लोगों का नाम इसके साथ आता है, एक तो मार्शल है, ऑप्शन में मार्शल दिया गया है, ये सही आंसर आपका बनेगा। एक आपका होता है गोसेन, हम लोग क्या कहते हैं, गोसेन का फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ होता है लॉ ऑफ DMU, जबकि सेकंड लॉ इसका होता है EMU, ठीक है। ये आपके दो लॉ होते हैं इसके अंदर। तो ये दोनों लॉ किसने दिए थे, गोसेन के फर्स्ट एंड सेकंड लॉ के नाम से जानते हैं, लेकिन मार्शल ने भी कहीं ना कहीं इसको प्रोपाउंड किया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, ऑन ए लीनियर डिमांड कर्व 2 पॉइंट्स गिवन। ये आपका, इसको भी मैं स्किप कर रहा हूँ, 2 क्वेश्चन मैं स्किप करूंगा। इन क्वेश्चंस को मैं अलग से आपको सॉल्व करके टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, अगर कोई मुझे मैसेज करेगा तो उसके लिए। तो यहाँ पे ये दूसरा क्वेश्चन मैं यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, एज कंजम्पशन ऑफ द कॉफी इंक्रीजेस इट्स मार्जिनल यूटिलिटी टू द ड्रिंकर विल बी। अब यहाँ पे देखिए कॉफी है एक साइड में, और उस कॉफी को पीने वाला यहाँ पे कौन है, ड्रिंकर है। यहाँ पे ड्रिंकर का मतलब है जो आदमी उस कॉफी को पी रहा है। तो जैसे जैसे कॉफी इंक्रीज होगी, कंजम्पशन उसका इंक्रीज होगा। मतलब हम लोगों ने पहले, मेरे पास क्या था, एक गिलास कॉफी पी रहा था मैं, मुझे बहुत कॉफी पीनी जैसे लगी थी, मैंने एक कप कॉफी पी, ठीक, मुझे क्या हुआ, सेटिस्फेक्शन मिला। दूसरी कप ऑफ कॉफी पी, मुझे और ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिला। तीसरी कप ऑफ कॉफी पी, मेरे को हाइयर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल गया, मतलब हाईएस्ट लेवल पे मैं पहुंच गया। लेकिन फोर्थ कप ऑफ कॉफी मेरे पास आ गई
तो बिल्कुल मैं आप मना कर दूंगा, मेरे को नहीं पीना। लेकिन कोई ज़बरदस्ती पिलाएगा तो पी लूँगा, लेकिन उतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा जितना मुझे थर्ड वाले से मिला था। फिर अगर मुझे कहते कोई कि 5 कप भी पीनी है, ज़बरदस्ती पीनी है, तो मैं फिर से मना करूँगा। लेकिन अगर किसी ने ज़बरदस्ती पिला दी तो मैं बहुत ज़्यादा मन बना के उसको मतलब बुरे मन से पीऊँगा और मेरे को बहुत ही कम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो मतलब देख क्या रहे हैं, ट्रेंड क्या हो रहा है इसके अंदर, जैसे-जैसे कंजम्पशन बढ़ रहा है, वैसे-वैसे मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रही है हमारी, वो डिक्रीज हो रही है। ऑप्शन नंबर डी में आपको यहाँ पे सही आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात अगर हम यहाँ पे करें तो क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पे है, इन केस ऑफ लग्जरियस गुड्स हाइयर द प्राइस हाइयर इज द डिमांड, दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड। अब देखिए कुछ लोगों में किस तरह की भावना होती है या फिर किस तरह की जो हम लोग कहते हैं ना कि थॉट्स होते हैं, वो लोग क्या सोचते हैं लग्जरियस गुड्स को लेके। ये सबसे ज़्यादा अभी किस में चल रहा है ट्रेंड में, आईफोन। आईफोन मोस्ट ऑफ दी पीपल किस चीज़ के लिए लेते हैं, रेपुटेशन के लिए या फिर दिखाने के लिए या फिर और चीज़ों के लिए। ठीक, तो इसमें 1.5 लाख रुपए का फ़ोन ले लेते हैं, लास्ट में पता क्या चलता है कि उसका यूज़ तो आपके लिए उतना है नहीं, लेकिन हाँ आईफोन का लोगो लगा हुआ है तो आप लोग कहीं ना कहीं विनर के सामने जाके सेल्फी लेके ये सब चीज़ें सोशल साइट्स पे डाल के वो चीज़ें आप शो अप कर रहे हैं या फिर बहुत सारी चीज़ें। तो वो क्या है, वेवलन इफेक्ट है। बहुत अब इसमें दो कंसेप्ट चलते हैं वेवलेंट इफेक्ट में। एक तो पर्सन क्या सोचता है कि जितना ज़्यादा उसका प्राइस होगा उतनी ही उसकी वैल्यू भी होगी, मतलब उतना ऑथेंटिक या उतना ओरिजिनल या फिर उतना आपका ड्यूरेबल प्रोडक्ट होगा। और दूसरा थॉट ये चलता है कि अगर कोई पर्सन उसको ले रहा है तो उसकी जो छवि है समाज में वो अच्छी है। तो इस तरह की चीज़ों को वेवलेंट इफेक्ट हम लोग कहते हैं। लग्जरियस गुड्स के केस में ये देखा जाता है कि प्राइसेस जितना बढ़ जाएं, जैसे आईफोन के प्राइसेस आप देख रहे हैं, हर बार नया लॉन्च होता है आईफोन तो आपका उसमें प्राइसेस इंक्रीज होते हैं, कभी कम नहीं होते हैं। पहले के वेरिएंट के अकॉर्डिंग नेक्स्ट वेरिएंट में प्राइसेस हमेशा बढ़ते ही रहते हैं। तो ये यहाँ पे आता है वेवलेन इफेक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, द कन्फ्लिक्ट्स इन द प्रोजेक्ट रैंकिंग इन द कैपिटल बजटिंग एज पर एनपीवी आईआरआर में अराइज बिकॉज ऑफ। अब यहाँ पे देखिए ये है आपका एनपीवी जिसको हम नेट प्रेजेंट वैल्यू कहते हैं, आईआरआर आपका होता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो ये आपके प्रोजेक्ट को कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है या फिर सब चीज़ें हैं कि हमको उसको एक्सेप्ट करना है या फिर रिजेक्ट करना है, ये डिसीजन लेने के लिए हम लोग इन मेजर्स को यूज करते हैं, राइट। तो इसके अंदर हम लोग क्या देखते हैं कि इसके अंदर कहीं ना कहीं कंफ्लिक्ट भी देखने को मिलता है एनपीवी और आईआरआर में। तो इसके मेजर्स क्या है, किसकी वजह से ये कंफ्लिक्ट देखने को मिलते हैं, ठीक है, साइज के, टाइम की और लाइफ डिस्पैरिटी, ये तीनों ही चीजें हैं जिसकी वजह से इन दोनों में कंफ्लिक्ट होता है। तो ये अपने अपने मेजर हैं अकॉर्डिंग टू दी डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स हमको चूज करने हैं कि कौन सा हमको लेना है कौन सा हमको नहीं लेना है। ठीक है बात, तो इस तरीके से यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट आंसर इसके अंदर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन ऑप्टिमम पे आउट रेशियो फॉर ग्रोइंग फर्म इज नील, द डिक्लाइनिंग फर्म इज 100% इज एस्टेब्लिश्ड बाय। अब देखिए यहाँ पे अब अगर हम लोग बात करते हैं तो ये डिविडेंड की थ्योरीज की बात हो रही है। थ्योरीज ऑफ डिविडेंड अगर आपने पढ़ा है, इसके अंदर गॉर्डन मॉडल भी आता है, वोल्टर मॉडल भी आता है, ठीक है ना बात। तो गॉर्डन क्या है, यहाँ पे ग्रोथ थ्योरी से रिलेटेड होती है, आपने पढ़ी होगी। वोल्टर मॉडल के अंदर इन्होंने 3 कंसेप्ट को दिया था फर्म से रिलेटेड कि कितना हमको यहाँ पे रिटेन करना चाहिए, कितना हमें यहाँ पे एज अ डिविडेंड यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए, ये बात यहाँ पे की गई है। तो इसके अंदर 3 चीजें हैं, मैं थोड़ा सा इसको बता भी देता हूँ आपको। वैसे वोल्टर मॉडल आपका सही आंसर बन जाएगा लेकिन फिर भी मैं समझा दे रहा हूँ। 2 चीजें इसके अंदर होती हैं, एक तो आपका होता है आर जिसको हम रेट ऑफ रिटर्न कहते हैं, दूसरा इसके अंदर होता है के जिसको हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं। रेट ऑफ रिटर्न वो होता है जब फर्म जो अपना पैसा रिटेन करके इन्वेस्ट करती है उसको रेट ऑफ रिटर्न कहते हैं, जिसपे हमें पैसा वापस मिलता है, फर्म को प्रॉफिट होता है, फर्म को इसके इन्वेस्टमेंट पे प्रॉफिट होता है, इन्वेस्टमेंट पे कहीं ना कहीं पे आउट होता है। अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात करें तो इसको हर्डल रेट कहते हैं, हर्डल रेट या कट ऑफ रेट बोलते हैं, जिसको हमको जो पैसा हमने इन्वेस्टर से लिया है उसको वापस करना होता है फर्म को जिस रेट पे, उसको हम के कहते हैं। तो 3 कंडीशन इसके अंदर आती है, या तो आर इज ग्रेटर देन के होगा, या तो आर इज लेस देन के होगा, या तो आर इक्वल टू के हो सकता है। अगर आर इज ग्रेटर देन के है तो मतलब क्या हो गया, इसमें कंपनी को फर्दर इन्वेस्टमेंट करने में ज्यादा बेनिफिट है, क्योंकि ओवरऑल जो एक ऑब्जेक्टिव है किसी भी कंपनी का वो क्या है, अपने सीएस की मार्केट वैल्यू को हाई करना, हाईएस्ट वैल्यू करना, मतलब मैक्सिमाइज करना अपने सीएस की वैल्यू को। तो उसके लिए क्या करेगी, वो फर्दर इन्वेस्ट करेगी, अपने पैसे को पूरा पूरा रिटेन कर लेगी। तो फर्स्ट केस के अंदर मैं थोड़ा सा इसको पेन चेंज कर लूँ,
फर्स्ट केस के अंदर देखिए क्या होगा, 100% रिटेन किया जाएगा पैसा और 0% पे आउट किया जाएगा। इसको ग्रोथ फॉर्म कहते हैं फर्स्ट वाले केस के अंदर। सेकंड केस के अंदर देखिए यहाँ पे फायदा नहीं है, आर इज लेस देन के हो गया, मतलब हर्डल रेट इसके अंदर ज्यादा हो गया, तो इसमें क्या किया जाता है, 0% रिटेन किया जाएगा, 100% पे आउट कर दिया जाएगा, मतलब पूरा का पूरा पैसा एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, क्योंकि इसी में बेनिफिट फर्म को है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्या है, मैंने पहले भी बताया, अपने शेयर की मार्केट वैल्यू को मैक्सिमाइज करना, राइट। और तीसरे के अंदर ये डिसीजन कंपनी पे होता है कि उनको वो चाहे तो 50-50 कर सकते हैं, 50% रिटेन 50% डिस्ट्रीब्यूट, जिस तरह का डिसीजन होगा वो वैसा ले सकते हैं, लेकिन ये जो कंसेप्ट है वो फॉलो किया जाता है। तो यहाँ पे ये वाटर मॉडल की बात मैंने आपसे कर भी दी है। इन फ्यूचर अगर किसी तरह का क्वेश्चन किसी अदर एग्जाम में यहाँ पे पूछा जाता है तो आपके कंसेप्ट जो है क्लियर यहाँ पे होने चाहिए, ठीक है बात। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, द टेक्स वुड रिजल्ट इन, अब यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन है बट सिंपल है। द टैक्स वुड रिजल्ट इन, टैक्स किस चीज में रिजल्टिंग होगा, मतलब इसका क्या परिणाम होगा। तो जब भी टैक्स की बात की जाती है सबसे पहले तो इंक्रीज होगी टैक्स लाइबिलिटी, सिंपल सी बात है, टैक्स आपका लगेगा तो लाइबिलिटीज तो पड़ेगी। दूसरा बात आती है कि अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा या कम होगा, तो अर्निंग पर शेयर आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऑप्शन 1 एंड 3 यहाँ पे आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में। एग्जाम्पल के लिए समझा देता हूं मैं कैसे। देखिए ईबीआईटी का मतलब आप सभी को पता होगा क्या होता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस होता है, मान लिया जाए ये 100 है, क्लियर। अब मैं मान के चल रहा हूं कि टोटल सीएस जो है वो यहाँ पे 10 है। पहली बात मैं दो चीजें मान रहा हूँ, ईबीआईटी 100 ले लिया और सीएस आपके 10 है टोटल, छोटा सा अमाउंट ले रहा हूँ समझाने के लिए। तो सबसे पहले आप इंटरेस्ट का पेमेंट करेंगे, मान लिया जाए आपने इंटरेस्ट का पेमेंट कर लिया 10 रुपए, तो आपके पास में 90 रुपए अभी बच गया है, ठीक है बात। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं टैक्स की, तो मैंने टैक्स मान लिया जाए 10 रुपए टैक्स भी पे कर लिया है, अब मेरे पास बता 80 रुपए बच गए हैं। तो ये मेरे पास क्या हो गया, अर्निंग आफ्टर टैक्स, ईएटी इसको बोला जाता है। अब देखिए पहले ईबीआईटी मेरे पास कितना था, ईबीआईटी मेरे पास 100 था, नंबर ऑफ सीएस 10 है, तो 10 रुपीज पर शेयर यहाँ पे अमाउंट आ रहा था। अब मेरे पास नंबर ऑफ सीएस भी 10 ही है, लेकिन मेरे पास ईएटी कितना है, 80 है। 80 को डिवाइड करूंगा नंबर ऑफ सीएस से, मैं क्योंकि अर्निंग पर शेयर निकालना चाह रहा हूं, तो मेरे पास आया 8 रुपए पर शेयर, 8 रुपीज आ गया। तो पहले 10 रुपीज था लेकिन अब 8 रुपीज आ गया टैक्स को इंक्लूड करने के बाद में, तो ये क्या हो गया, डिक्रीज इन अर्निंग पर शेयर। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 भी आपका यहाँ पे इंक्लूड होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, ए ग्रेजुअल लॉन्ग टर्म अप एंड डाउन मूवमेंट ऑफ डिमांड इज कॉल्ड, जब हमारे डिमांड के अंदर बहुत ज्यादा अप एंड डाउन होते हैं ना, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ट्रेंड, इसीलिए हम लोग ट्रेंड एनालिसिस को करते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू परफेक्ट कॉम्पिटिशन, परफेक्ट कॉम्पिटिशन की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है, यहाँ पे बोला गया है, देयर आर रिस्ट्रिक्शंस ऑन बायर एंड सेलर्स, क्या बायर और सेलर पे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, तो ये नहीं होते हैं, पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा है देयर आर नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन मूवमेंट ऑफ द गुड्स, बिल्कुल सही है, मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्री होना चाहिए इसके अंदर, राइट। तीसरा है देयर आर नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ये भी ठीक है, फैक्टर एंड प्रोडक्शन पे भी कोई रिस्ट्रिक्शंस आपके नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन आपके 2 एंड 3 इसके अंदर सही बनेंगे, सी ऑप्शन में आपको यहाँ पे दिया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास आता है, इफ द अमाउंट ऑफ अकाउंट पेबल रुपीज was rupees 3000 in the current year as against 2000 in the previous year, the effect on working capital was। अब इसको देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस को कभी भी मैं रटने को रिकमेंड नहीं करता हूं, ना ही मैं अपने कोर्सेज में कोई किसी स्टूडेंट को इस तरह के क्वेश्चन रटने को देता हूं। अब देखिए इसका कंसेप्ट क्या है, आप समझेंगे एक बार तो बार बार क्वेश्चन को कर लेंगे। आपको पता है वर्किंग कैपिटल आपका क्या होता है, वर्किंग कैपिटल इक्वल टू हम लोग कहते हैं करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। फॉर एग्जाम्पल मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ 500 रुपये मेरा करंट एसेट की वैल्यू है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करता हूँ तो पहले आपके पास में 3000 रुपया था, सॉरी 5000 ले लेते इसे, 3000 रुपये यहाँ पे आपके पास में अकाउंट्स पेबल था, यानी कि आपकी लाइबिलिटी है, करंट लाइबिलिटी है अकाउंट पेबल। तो 3000 रुपीज आपकी क्या थी, करंट लाइबिलिटी थी, तो 3000 आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो वर्किंग कैपिटल आपका कितना हो गया है, यहाँ पे अगर मैं माइनस करूं 2000 रुपीज आपका वर्किंग कैपिटल निकल के आया है। लेकिन अब वो क्या हो गया है, आपके अभी का 2000 हो गया, राइट। लेकिन प्रीवियस ईयर में क्या था, प्रीवियस ईयर में आपकी
₹2000 ही आपकी अकाउंट पेबल था। अभी कितना है 3000 है, लेकिन प्रीवियस ईयर में कितना था 2000 था। तो अब अगर मैं इसको इस इक्वेशन में रखता हूं, 5000 हमारा एज इट इज रहेगा, लेकिन 2000 आपका ये हो गया, तो 3000, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर में वर्किंग कैपिटल कितनी थी 3000 थी, अब आपकी कितनी हो गई है 2000 हो गई है। तो क्या हुआ, वर्किंग कैपिटल 1000 रुपए से आपकी कम हो गई है, तो डिक्रीज हो जाएगा वर्किंग कैपिटल में 1000 का। ऑप्शन नंबर 1 आपका इसके अंदर सही आंसर बनता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। व्हेन द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ ए प्रोजेक्ट इज मोर देन द हर्डल रेट ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू विल बी। अब सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आपने इस तरह के ये एनपीवी आईआरआर इन सब चीजों को आपने पढ़ा होगा, तो कैपिटल बजटिंग से रिलेटेड जो चीजें हैं, जितने भी आपके यहाँ पे मेजर्स हैं उनको पढ़ा है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपसे बोला गया है आईआरआर, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, क्या बोला है, ग्रेटर देन द हर्डल रेट, जिसको हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कह सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, ये आपका पॉजिटिव होता है। ऑप्शन नंबर बी, हम लोग इस टर्म में इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे, ठीक। तो ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर बन जाएगा। इसमें नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव होती है। अगला क्वेश्चन है, नेम ऑफ द कंपनी कैन बी चेंज्ड बाय। अगर आप अपनी कंपनी का नाम चेंज करना चाह रहे हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग करेंगे स्पेशल रिजोल्यूशन को पास। लेकिन ध्यान रखना है, सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल भी इसके अंदर चाहिए रहेगी। ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है, और स्पेशल रिजोल्यूशन एंड विथ अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, ऑन अटेनिंग द एज ऑफ मेजोरिटी ए माइनर्स एग्रीमेंट। देखिए माइनर है 18 साल से कम का जो बच्चा है, हम उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो अगर उसने 18 साल को अटेन कर लिया, उसके बाद क्या उसके एग्रीमेंट को रेटिफाइड कर सकता है वो, या रेटिफाइड नहीं कर सकता, या बिकम्स वॉइड या बिकम्स वैलिड। तो देखिए इसका रूल क्या रहता है, जब भी हम माइनर के साथ एग्रीमेंट की बात करते हैं तो हमेशा वॉइड होता है, वॉइड एड इनिशियो इसको बोला जाता है। तो ये वॉइड एग्रीमेंट चाहे वो मेजोरिटी में चला जाए तब भी रेटिफाई नहीं कर सकता है, कैन नॉट बी रेटिफाइड बाई हिम। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इंडिया हैज अडॉप्टेड विच ऑफ द जीएसटी मॉडल। ड्यूअल जीएसटी इसका सही आंसर है, क्योंकि इसके अंदर हम लोग एक तो स्टेट्स की बात करते हैं, स्टेट जीएसटी की बात करते हैं, एक सेंट्रल लेवल की जीएसटी की बात हम लोग करते हैं इसके अंदर, जिसको हम लोग एसटीसीजी बोलते हैं, और सेंट्रल लेवल की सीजीएसटी हम लोग बोलते हैं। तो ये दो यहाँ पे होते हैं, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ड्यूअल मॉडल है इसके अंदर, और जब भी डिसीजन लेने होते हैं सेंट्रल और स्टेट मिलकर डिसीजन इसके अंदर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर है, स्टैट्यूटरी मीटिंग नीड टू बी हेल्ड बाय। स्टैट्यूटरी मीटिंग बेसिकली ये लाइफ टाइम में एक बार होती है, आपको पता होना चाहिए। अब कौन इसको करता है, अ पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड हैविंग ए शेयर कैपिटल, ए पब्लिक कंपनी हैविंग लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर अनलिमिटेड, या फिर एक गवर्नमेंट कंपनी, ए पब्लिक कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। तो अगर हम लोग स्टैट्यूटरी मीटिंग की बात करें तो ये पब्लिक कंपनी करती है, लेकिन ये लिमिटेड बाय गारंटी होनी चाहिए और शेयर कैपिटल होनी चाहिए इसके पास में। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका इसके अंदर ए वाला सही आंसर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, विच वन इज ट्रू, कौन सा इसके अंदर सही है। फर्स्ट है, द कंजर्वेशन अप्रोच टू वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग रिजल्ट इन रिलेटिवली लोअर कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग। दूसरा है, द स्लोअर द टर्नओवर ऑफ वर्किंग कैपिटल द ग्रेटर द डिग्री ऑफ एफिशिएंसी इन मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। तीसरा है, नेट वर्किंग कैपिटल इज अ लॉन्ग टर्म फंड। चौथा है, अक्रूड एक्सपेंसेस आर नॉट शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज। अगर मैं लास्ट से बात करूं तो अक्रूड एक्सपेंसेस आपके शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज होती हैं, यहाँ पे लिखा है आर नॉट शॉर्ट टर्म, तो ये गलत हो जाता है। अगर ये होता आर शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी तो बिल्कुल सही आंसर बनता। आपसे ट्रू वाला इसके अंदर पूछा है। नेट वर्किंग कैपिटल इज ए लॉन्ग टर्म फंड, बिल्कुल नहीं, ये शॉर्ट टर्म फंड है, शॉर्ट टर्म फंड है, ठीक है। तो ये भी आपका गलत यहाँ पे हो जाएगा। ए बी ऑप्शन की बात करें, स्लोअर ऑफ टर्नओवर ऑफ वर्किंग कैपिटल द ग्रेटर द डिग्री ऑफ एफिशिएंसी मैनेजमेंट ऑफ स्लोइंग कैपिटल, सॉरी वर्किंग कैपिटल, तो गलत है, ये स्लोअर नहीं होना चाहिए। ये होता अगर हाइयर द टर्नओवर ऑफ वर्किंग कैपिटल, तो आपकी कहीं ना कहीं इफिशियंसी इसके अंदर बढ़ती, तो ये स्लोअर नहीं होगा, इसीलिए ये गलत आंसर है। अगर हम फर्स्ट की बात करें तो ये सही आंसर आपका बन जाएगा। कंजर्वेशन अप्रोच के अकॉर्डिंग वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग रिजल्ट इन रिलेटिवली लोअर कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर बन जाएगा। फिर आपका मैच करने वाला आंसर है यहाँ पे,
क्वेश्चन दिया गया है, फर्स्ट में आपके यहाँ पे अप्रोचेस दिए गए हैं, दूसरे में आपको यहाँ पे मैच करना है। मोदी गिलानी मिलर अप्रोच सबको पता है, आर्बिट्रेज से रिलेटेड होता है। एक भी ऑप्शन आपको आता तो आंसर आपका बन जाता है। ए का थ्री सिर्फ ऑप्शन नंबर इसमें दिया गया है बी में, तो ये आपका सही आंसर है। फिर भी हम लोग आगे के ऑप्शंस को देख लेते हैं। नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, जिसको हम लोग नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, ये बेसिकली आपकी इररिलेवेंट अप्रोच होती है, ये आपको पता होना चाहिए। नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच आपके किससे, कैपिटल स्ट्रक्चर की एक अप्रोच है जो इरेलेवेंट है, जो चीज के आगे एमएम अप्रोच भी आपकी आती है। अगर हम लोग बात करें शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, तो कमर्शियल पेपर है ऑप्शन नंबर ए, तो सी का 1 हो जाएगा, ये आपका यहाँ पे मैच हो रहा है। ठीक है बात। अब इसको आर्बिट्रेज क्यों कहते हैं कि क्योंकि इन्होंने यहाँ पे दो अप्रोचेस दी थी ना, दो अप्रोचेस पे बात करी थी। एक इन्होंने कहा था कि जब हम लोग टैक्स को इंक्लूड नहीं करते हैं, राइट, तब इन्होंने क्या बात करी थी, वो अलग थी। लेकिन इन्होंने कहा टैक्स को इंक्लूड करेंगे तो तब अलग। जैसे टैक्स को इंक्लूड नहीं करेंगे, इरेलेवेंट थ्योरी इसको हम लोग कहते हैं। लेकिन जब टैक्स को इन्होंने इंक्लूड किया तो इन्होंने कहा हाँ रेलेवेंट थ्योरी होती है। रेलेवेंट मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर के जो डिसीजन होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबिलिटी से रिलेटेड होते हैं। रेलेवेंस थ्योरी इन्होंने बोली थी। तो इतना डिटेल में हम नहीं जा रहे, लेकिन फिलहाल के लिए मैंने आपको ये समझा दिया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है 48th क्वेश्चन की बात करते हैं। In 2 years, you are to receive rupees 10,000 if the interest rate were to sudden decline. The present value of the future amount to you would. अब यहाँ पे बोला गया है, देखिए 2 साल के अंदर आपको 10,000 रुपये मिलने वाला था, लेकिन कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रेट आपका क्या हो गया, डिक्लाइन हो गया, कम हो गया इंटरेस्ट रेट। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर अमाउंट आपका क्या हो जाएगा, तो सिंपल सी बात है राइज हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर डिस्काउंटेड फैक्टर की बात हम लोग कर रहे हैं। तो डिस्काउंटेड, क्योंकि इंटरेस्ट रेट आपका लोअर हो गया है, तो डिस्काउंटेड फैक्टर भी आपका इसके अंदर लोअर हो जाएगा। इट मींस आपका जो प्रेजेंट वैल्यू है वो बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर बनेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, अ मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शैल बी हेल्ड एटलीस्ट। तो मीटिंग कब होनी चाहिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, वंस इन एवरी 3 months एंड एटलीस्ट 4 सच मीटिंग्स शैल बी हेल्ड एवरी ईयर। बिल्कुल सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट भी आपकी सही है। देखिए इसके अंदर क्या होता है, हर मीटिंग आपकी क्वार्टरली होनी चाहिए। एक जो आपका है बेसिकली ईयर, उसके अंदर 4 क्वार्टर्स होते हैं, तो 3-3 महीने का एक क्वार्टर होता है, तो आपके एटलीस्ट 4 मीटिंग एक साल के अंदर होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 आपका ए वाला सही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट डज द पेटेंट प्रोटेक्ट। अब यहाँ पे देखिए कुछ चीजों में कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट को। किन किन चीजों में कंफ्यूजन रहता है, एक तो आपका है यहाँ पे पेटेंट जो आपको दिख ही रहा है, एक आपका होता है ट्रेडमार्क, ठीक है, और एक आपका इसके अंदर ट्रेडमार्क, पेटेंट, और इसके अलावा इसके अंदर आपका होता है कॉपीराइट, जिसको हम क्या कहते हैं, कॉपीराइट कहते हैं। ठीक है, तो ये 3 चीजें होती हैं, ये अलग अलग चीजें होती हैं। अब आपसे बोला गया है पेटेंट क्या प्रोटेक्ट करेगा, किस चीज की रक्षा करेगा। फर्स्ट ऑप्शन अगर आप देखेंगे यहाँ पे, मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूं। फर्स्ट ऑप्शन है एक कंपनीज फाइनेंशियल डेटा, ये तो गलत आंसर, गलत हो गया ऑप्शन। एन ओरिजिनल वर्क ऑफ ऑथरशिप लाइक ए नोवेल और सॉन्ग, तो इस पे क्या आता है, कॉपीराइट होता है। इस चीज को ध्यान रखना है। आपको पता भी होगा यूट्यूब पे जो सॉन्ग्स होते हैं उस पर कॉपीराइट आ जाता है, अगर आप किसी का कॉपी कर रहे हैं तो वो कॉपीराइट भेजते हैं। ये आंसर नहीं बनेगा, ये भी आंसर नहीं बनेगा। एन इन्वेंशन और इम्प्रूवमेंट टू एन एग्जिस्टिंग इन्वेंशन, तो ये आपका पेटेंट होता है। कोई आपने इन्वेंशन किया, नया इन्वेंशन किया, या फिर आपने एग्जिस्टिंग किसी चीज पे कुछ अच्छा नया करके दिया है, उसको आगे बढ़ाई अपनी रिसर्च को, तो उसको आप पेटेंट करवा सकते हैं। ठीक है बात, तो ये ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। अगर लोगो और ब्रांड नेम की बात करें तो जो मैंने अभी बात करी आपसे, वो यहाँ पे इसका आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, विच सर्विसेज ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय रेलवेज आर एग्जम्प्ट अंडर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब यहाँ पे जीएसटी से एग्जम्प्ट बताया गया है, कौन से आपके पैसेंजर्स ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हैं जो आपके रेलवेज के अंदर बेसिकली बात की गई है। तो इसका जो सही आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर डी में है, इन एनी क्लास अदर देन फर्स्ट क्लास और एयर कंडीशन कोच। तो इन दोनों के अलावा फर्स्ट क्लास या फिर एसी कोच के अलावा जितने भी क्लासेस हैं उस पर जीएसटी आपका एग्जम्प्ट रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे, इफ द पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, जिसको हम लोग PIO भी बोलते हैं, राइट टू RTI के अंदर इसको इंक्लूड किया जाता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन के अंदर, फेल्स टू गिव इन्फॉर्मेशन टू द इन्फॉर्मेंट विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम अंडर द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, इट इज कॉल्ड।
अगर आपके टाइम पीरियड के अंदर जितना टाइम पीरियड निर्धारित है, जिसमें 30 डेज का प्राइमरी टाइम पीरियड होता है, अगर इसके अंदर पीआईओ आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देता तो उसको क्या कहा जाएगा? कंटेम्प्ट कहा जाएगा, होल्डिंग इन्फॉर्मेशन, टाइम आउट या डीम्ड रिजेक्शन। तो इसको हम लोग ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पे देख रहे हैं, डीम्ड रिजेक्शन इसका सही आंसर बनता है। इसको हम डीम्ड रिजेक्शन यहाँ पे कहते हैं। चलिए आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो यहाँ पे है 100 क्वेश्चन। विदाउट फ्री कंसेंट ए कॉन्ट्रैक्ट कैन बी सेट असाइड बाय। अगर फ्री कंसेंट नहीं है तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट जो है वो असाइड किया जा सकता है किसके द्वारा? किसके द्वारा रद्द किया जा सकता है? वो किया जाता है ऑप्शन नंबर ए, एग्रीव्ड पार्टी। एग्रीव्ड पार्टी उसको रद्द कर सकती है, यानी कि हिंदी में भी दिख रहा है पीड़ित पक्षकार के द्वारा उसको रद्द किया जा सकता है। कहने का मतलब क्या है? फ्री कंसेंट का मतलब क्या है कि आपने किसी भी तरीके से वहां पे एग्रीमेंट करवा लिया होगा, या तो आपने डरा धमका के कोर्सन के द्वारा, या फिर आपने जबरदस्ती किसी से कॉन्ट्रैक्ट करवाया, लेकिन बाद में वो क्या कर सकता है? उस एग्रीमेंट को रद्द कर सकता है एग्रीव्ड पार्टी। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर ए। तो गई जिस तरीके से हमने आज इस क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट किया है, और इसके अंदर 2 मैंने न्यूमेरिकल क्वेश्चन को छोड़े हुए हैं, वो मैं आपको उसके सोल्यूशन में आपको दे दूंगा। और सारे के सारे क्वेश्चन इसके अंदर हमने डिस्कस कर लिए हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। अगर पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक भी मैं दे दूंगा आपको, उसको चेक कर लेना। उसके बाद पार्ट 2 को आप चेक कर सकते हैं। और अपने टोटल 100 क्वेश्चन में से कितना स्कोर आपका बन रहा है वो कमेंट जरूर करें। और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।